हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 एपिसोड 5। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ग्रीशा येगर और फाउंडिंग टाइटन के बीच की लड़ाई से। ग्रीशा येगर इस बैटल में जीत जाते हैं और वो फाउंडिंग टाइटन को इनहेरिट कर लेते हैं। और वो इतने पे ही नहीं रुकते, वो उस फाउंडिंग टाइटन के सारे भाई बहन को मार देते हैं, जिससे कि कोई भी रॉयल ब्लड का ना बचे। वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं और अपने आप से पूछते हैं, तुमने मुझे ये सब क्यों दिखाया? वॉल का टूटना, कार्ला की सेफ्टी, ये दिन, क्या यही सिर्फ एक तरीका था ये सब करने का? और ये सब ज़ीक देख रहा होता है। ग्रीशा येगर बोलते हैं, तुम यहाँ हो या नहीं ज़ीक? ये बात सुनकर ज़ीक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ग्रीशा बोलते हैं, जो तुम चाहते थे वो मैंने नहीं किया, मैंने वो किया है जो एरन चाहता था। ज़ीक हैरानी से बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो? ग्रीशा बोलते हैं कि मैंने एरन की मेमोरी में देख लिया है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना भयानक होगा। तभी ग्रीशा बड़े ही हैरानी से देखते हुए बोलते हैं, ज़ीक? ज़ीक भी बहुत हैरान हो जाता है। ग्रीशा पूछते हैं, ये तुम हो? तुम सच में बड़े हो चुके हो? आई एम सॉरी, मैं सच में बहुत भयानक फादर था, मैंने तुम्हें इस परेशानी में डाला है। तभी ग्रीशा ज़ीक को गले लगाते हैं और जोर से बोलते हैं, ज़ीक आई लव यू, मुझे तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहिए था। ग्रीशा ये कहते कहते रोने लगते हैं। ज़ीक के भी आंसू निकल आते हैं और वो बोलता है, डैड। ग्रीशा बोलते हैं, रुक जाओ एरन। तभी एरन और ज़ीक पार्क में वापस पहुंच जाते हैं। ज़ीक जमीन पर गिरता है और एरन बोलता है, तुमने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा जहां मैं उस ओल्ड मैन को खा लेता हूं। ज़ीक पूछता है, क्या वो तुम थे जिसने डैड को उस किंग और पूरी दुनिया के अगेंस्ट फाइट करने को मजबूर किया था? अगर अटैक टाइटन के पास सच में टाइम में आगे जाने की पावर है तो ये भी पॉसिबल होना चाहिए कि तुम डैड की वो मेमोरीज देखो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है और तुम उस पास्ट को चेंज कर दो। डैड उन लोगों को मारने के लिए झिझक रहे थे, घबरा रहे थे, वो क्योंकि डैड तुम्हारी मेमोरीज देख चुके थे और समझ भी चुके थे कि अगर वो फाउंडिंग की पावर ले भी लेते हैं पर वो उसे खुद से यूज नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने उस फाउंडिंग पावर को लिया और तुम्हें सौंप दिया, क्योंकि वो फ्यूचर मेमोरीज में ऐसा कुछ खास देख चुके हैं जो तुमने उन्हें दिखाया है। एरन बोलता है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ भाई, डैड की मेमोरीज में लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। ज़ीक बोलता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या चाहते हो, लेकिन अब मैं वो करूंगा जो डैड ने मुझे कहा था। एरन बोलता है, मैंने डैड की मेमोरीज के हेल्प से 4 साल पहले अपना फ्यूचर देखा था। तभी ज़ीक गुस्से से बोलता है, फाउंडर यामीर, हर एक सब्जेक्ट ऑफ यामीर की रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी ले लो। तभी यामीर ये काम करने के लिए चल देती है। ज़ीक बोलता है, डैड ने मुझे तुम्हें रोकने को कहा था, वो अपनी करनी पे पछता रहे थे। मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह का फ्यूचर अपने डैड की मेमोरीज में देखा था, पर तुमने सब कुछ नहीं देखा था, बिल्कुल वैसे ही कि तुम नहीं जानते थे कि तुम यहाँ पर फाउंडिंग पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम हमेशा की तरह पावरलेस हो। तभी एरन उन जंजीरों से निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है और वो निकल भी आता है, पर साथ में उसकी चमड़ी भी निकल आती है और वो यामीर की तरफ भागने लगता है। ज़ीक बोलता है, इसका कोई फायदा नहीं है एरन, एक बार यामीर चलना शुरू कर दे तो दुनिया की कोई भी चीज उसे नहीं रोक सकती। तभी सीन हिस्टोरिया के बचपन पर शिफ्ट होता है। उसकी बड़ी बहन उससे कहती है, बहुत अच्छा हिस्टोरिया, तुम बहुत अच्छे से और तेजी से बुक रीड कर सकती हो। हिस्टोरिया बोलती है, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है। बड़ी बहन बोलती है, तुम्हारी नाक बह रही है, तुम्हें उसे साफ कर लेना चाहिए और लेडी लाइक बन जाना चाहिए। उसकी बड़ी बहन उसकी नाक साफ कर देती है। तभी हिस्टोरिया पूछती है, लेडी लाइक का क्या मतलब है? बड़ी बहन सोचते हुए बोलती है, शायद इस बुक में इस लड़की की तरह जो कि यामीर होती है, ये बहुत ही काइंड गर्ल है जो कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। अब यहाँ पर यामीर की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। यामीर को कुएं से पानी निकालते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और उस गाँव को जला देते हैं और सब लोगों को पकड़कर कैदी बना लेते हैं। बैकग्राउंड में हिस्टोरिया की बड़ी बहन बोलती है, क्योंकि ये वर्ल्ड दर्द से भर चुका है और संघर्ष कर रहा है, तुम्हें ऐसा बनना चाहिए कि तुम्हें सब प्यार करें, तुम्हें दूसरों की हेल्प करते हुए जिंदगी बितानी चाहिए। यामीर 2 लोगों को किस करते हुए देखती है। कुछ समय बाद राजा बोलते हैं, तुम में से कोई है जिन्होंने इन पिग्स को आजाद किया है? अपना नाम खुद बताओ, वरना मैं तुम में से हर एक की एक आंख फोड़ दूंगा। वैसे भी स्लेव्स को 2 आंखों की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग बहुत डर जाते हैं और सब लोग यामीर की तरफ उंगली कर देते हैं। किंग कहते हैं, अच्छा वो तुम थी जिसने पिग्स को आजाद किया था? यामीर सारी कैदियों की तरफ देखती है और राजा की तरफ झुक जाती है। किंग बोलते हैं, बहुत अच्छा, अब तुम आजाद हो। तभी दिखाया जाता है कि यामीर हाफते हुए भाग रही है और उसके पीठ में तीर भी लगा हुआ है और कुछ लोग घोड़े पे बैठकर उसे तीर मार रहे हैं। तभी उसके पैर में एक तीर लगता है और वह गिर पड़ती है। सैनिक उसको ढूंढ रहे होते हैं। फिर एक फ्लावर को देखती है जिसपे खून लगा होता है और वो रोने लगती है। तभी वो एक बहुत बड़े पेड़ को देखती है और उसमें एक बहुत बड़ा होल भी होता है। तभी उसे सैनिकों की आवाज आने लगती है और वो उस छेद में चली जाती है, लेकिन अंदर जाते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो एक पानी से भरे हुए जगह में गिर जाती है। वो डूब रही होती है और अपना मौत का इंतजार कर रही होती है, पर तभी एक अजीब सा क्रिएचर उससे आकर जुड़ जाता है और वो एक बहुत बड़े टाइटन में बदल जाती है। लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। कुछ समय बाद किंग बोलते हैं, मेरी स्लेव यामीर, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने रोड्स बनाए, तुमने माउंटेन्स के ऊपर ब्रिज बनाए,
तुमने खेती में मदद की। थैंक यू यामीर, मेरे एल्डिया के ट्राइब को बढ़ाने के लिए। रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुम्हें अपना सीड दूंगा फिट्स के नाम पर। इन बुरे मार्लियंस को खत्म कर दो। एल्डिया यामीर की हेल्प से हर एक वॉर जीतती जा रही थी। इसी दौरान यामीर प्रेग्नेंट भी हो जाती है और उसे एक बेबी होता है और साथ ही साथ वो वॉर में भी हेल्प करती रहती है। यामीर को और भी बच्चे होते हैं और साथ ही साथ वो एल्डिया को महान बनाने में लगी रहती है, जैसे रोड्स बनाना, कासल्स बनाना और भी दूसरे काम। यामीर को 3 बच्चे हो जाते हैं और अब भी वो किंग के सारे हुक्म को मानती है। यामीर की हेल्प से एल्डिया एक महान राज्य बन चुका है। एक दिन किंग, यामीर और उसके बच्चे साथ में होते हैं। किंग अपनी सेना से बातें कर रहा होता है, पर तभी एक सैनिक छुपा हुआ स्पेयर किंग की तरफ फेंकता है। तभी बाकी सैनिक उसे मार देते हैं, लेकिन वो स्पेयर फेंक चुका होता है। फिर भी राजा बच जाते हैं क्योंकि यामीर उस स्पेयर के सामने आ जाती है और वो स्पेयर उसके आर पार हो जाता है। यामीर के बहुत सारा खून निकलता है और किंग हैरान हो जाते हैं। किंग बोलते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? उठ जाओ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ सिर्फ एक स्पेयर तुम्हारी जान नहीं ले सकता, मेरी स्लेव यामीर। तभी यामीर की आंख बंद हो जाती है। यामीर की बॉडी को काटा जाता है और किंग बोलते हैं, मेरी बेटियों खाओ, तुम्हें किसी भी तरह से यामीर की पावर को इनहेरिट करना होगा। यामीर की बॉडी का छोटे से छोटा पार्ट खा लो। मारिया, रोज, सीना। शायद किंग अपने अंतिम सांस लेते हुए बोलते हैं, मेरी बेटियों गिव बर्थ एंड मल्टीप्लाई। यामीर का ब्लड कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर मेरी बेटियां मर जाएं तो मेरी ग्रैंड चिल्ड्रंस को उनका स्पाइन खिलाना। अगर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस मर जाएं तो उनके चिल्ड्रंस को मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस का स्पाइन खिलाना। और यहाँ पर यामीर को बकेट से पानी भरकर लेके जाते हुए दिखाया जाता है और वो उस पानी, मिट्टी और अपने हाथों से कुछ बना भी रही है, जो कि यामीर के लिए बहुत ही मुश्किल है और वो थक भी चुकी है। और बैकग्राउंड में किंग बोलते हैं, अगर मैं भी मर जाऊं लेकिन मेरा एल्डिया अनंत काल तक इस वर्ल्ड पर राज करते रहना चाहिए और मेरे टाइटन्स इस चीज को होने में हेल्प करेंगे जब तक ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है तब तक। तभी एरन बात काटते हुए बोलता है, ये खत्म करने का वक्त आ गया, मैं इस वर्ल्ड को खत्म कर दूंगा, मुझे अपनी पावर दो। तुम स्लेव नहीं हो और ना ही गॉड, तुम बस एक ह्यूमन हो। तुम्हें किसी की भी आज्ञा मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम डिसाइड कर सकती हो, तुम्हें डिसाइड करना होगा। चूज करो, क्या तुम अनंत काल तक यहाँ पर रहना चाहती हो? ज़ीग बोलता है, एरन ये सब खत्म हो चुका है, रुक जाओ। और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी ज़ीग भागता है और बोलता है, यामीर मेरे कमांड्स मानो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ। हर एक सब्जेक्ट ऑफ यामीर की रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी ले लो। एरन यामीर से बोलता है, जो मुझे यहाँ पर लाया है वो तुम हो। ज़ीग बोलता है, अभी करो यामीर। एरन यामीर से बोलता है, जिस इंसान का तुम 2000 साल से इंतजार कर रही थी। ज़ीग बोलता है, मैं रॉयल ब्लड हूँ। और जैसे ही वो एरन को टच करने वाला होता है, पर तभी यामीर को पहली बार गुस्से में दिखाया जाता है और उसके आंख से आंसू भी निकलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में। जो अजीब सा क्रिएचर यामीर की बॉडी में अटैच होता हुआ दिखाया गया था, वही क्रिएचर एरन की बॉडी में अटैच हो जाता है। तभी एरन की आइज मूव होती है और बहुत बड़ी लाइटनिंग एरन के ऊपर गिरती है। सारी वॉल्स टूटने लग जाती है। वॉल्स के ऊपर पीक, अरमिन और मिकासा फाइट कर रहे होते हैं। तभी पीक के नीचे से वॉल टूट जाती है और सब हैरान हो जाते हैं। जो भी वॉल्स के ऊपर लोग होते हैं सबके सब गिर जाते हैं और देखते ही देखते सारी की सारी वॉल्स टूट जाती है और वॉल के अंदर के बड़े बड़े कोलोसल टाइटन्स हमें दिखने लगते हैं। और गैबी के सामने एरन ट्रांसफॉर्म होने लगता है बड़े ही खतरनाक रोअर के साथ। और गैबी को बचाने के लिए राइनर उसके पास आता है। सबके सब एरन के इस विशाल और खतरनाक रूप को देख रहे होते हैं। सारे कोलोसल टाइटन्स ने मूव करना शुरू कर दिया है। सबके सब बहुत ज्यादा हैरान है। मिकासा बोलती है, वो क्या है? ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ऐसा लग रहा है वहाँ पर एरन खड़ा हुआ है। अरमिन बोलता है, उसने कर दिया, एरन ने कर दिया। मिकासा बोलती है, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही। अरमिन बोलता है, हम जीत गए। पर मिकासा अभी भी कुछ नहीं सुन पाती। अरमिन बोलता है, एरन फाउंडिंग की पावर ले चुका है, रमलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये सिर्फ एरन ही कर सकता है। उसने मार्ले के अलाइड फोर्सेस को खत्म करने का इरादा कर लिया है। एरन हमारा दोस्त है। टाइटन्स को मार्चिंग करते हुए दिखाया जाता है और येलिना बोलती है, ज़ीग। मिकासा अपने आप से पूछती है, क्या एरन हमारे साइड वापस आएगा? तभी अरमिन बोलता है, रुको, ये अजीब है। मिकासा देखो, वॉलमारिया भी साथ में टूट रही है, सिर्फ अलाइड फोर्सेस से फाइट करने के लिए। हमें इतने सारे टाइटन्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगनशिनर डिस्ट्रिक्ट आउटर वॉल हमारी जरूरत से ज्यादा होनी चाहिए। जिन वॉल्स ने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है उन वॉल से वो हमला क्यों कर रहा है? अगर उसका गोल सिर्फ मार्ले की अलाइड फोर्सेस को खत्म करना है तो उसको इतने सारे टाइटन्स की जरूरत नहीं है। तभी वो दोनों और सब लोग पाथ में पहुंच जाते हैं। एरन बोलता है, मेरे सारे सब्जेक्ट ऑफ यामीर। मिकासा बोलती है, मैंने अभी एरन की आवाज सुनी। एरन बोलता है,
माई नेम इज एरन येगर। मैं फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज कर रहा हूँ तुम सारे सब्जेक्ट ऑफ यामीर से बात करने के लिए। मैंने पैराडाइज आइलैंड की सारे वॉल्स की हार्डनिंग खत्म कर दी है और जितने भी टाइटन उस वॉल में कैद थे सबने मार्च करना स्टार्ट कर दिया है। मेरा गोल पैराडाइज आइलैंड के सभी लोगों को बचाना है। जिस जगह मैं जन्मा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, ये वर्ल्ड चाहता है कि किसी तरह पैराडाइज आइलैंड के सभी लोगों का खात्मा हो जाए। वो सिर्फ पैराडाइज आइलैंड के लोगों को ही नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट ऑफ यामीर को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस चाहत को रिजेक्ट करता हूँ। ये सारे वॉल टाइटन्स इस आइलैंड के बाहर के सारे एरिया को, सरफेस को कुचल देंगे। इस आइलैंड के बाहर के सभी लोगों का मैं खात्मा कर दूंगा, इस दुनिया से नाम और निशान मिटा दूंगा। सो गाइज, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको अगला एपिसोड का भी एक्सप्लेनेशन देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।